प्यारे बच्चों, देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि वाक्य लिखा रहेगा और यह प्रश्न पूछा जाएगा इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया लगी हुई है। ठीक है, जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है। इसलिए आज मैं आपको क्रिया के प्रकार समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, देखिए क्रिया, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि क्रिया की क्या परिभाषा है, आप जान रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इसका जो है विस्तार समझाने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कर्म तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जो क्रिया आप बताएंगे वाक्य में किस प्रकार की है, सबसे पहले कर्म के आधार पर उसको देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जिसमें पहला है अकर्मक क्रिया, मतलब ऐसा वाक्य लिखा हो जिसमें कर्म हो ही ना, और वैसा वाक्य लिखा हो तो आपको उसकी क्रिया पहचानने में आसानी होगी और आप उस प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिएगा कि यह वाक्य अकर्मक है, इसकी क्रिया अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। इसके लिए हम आपको उदाहरण लेते हैं, जैसे रमेश, आपका उदाहरण है रमेश जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर रमेश बाजार जाता है लिखा होता तो कर्म जो है वो बाजार हो जाता, तब आपको अकर्मक क्रिया वो नहीं हो सकता था वाक्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इसलिए ऐसे वाक्य के लिए अगर आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का, इसमें क्रिया किस प्रकार की है, तो अकर्मक क्रिया है। और जिस आप समझ गए होंगे दूसरा सकर्मक क्रिया, और दूसरा अगर इस प्रकार से वाक्य दिया जाता है जिसमें कर्म लगा हुआ है तो उसके लिए आप आसानी से कह दीजिएगा कि यह सकर्मक क्रिया इस वाक्य में लगी हुई है। और जैसे इसी को हम बना देते हैं, रमेश स्कूल जाता है, स्कूल या विद्यालय जाता है। अब ऐसे वाक्य को आप कह सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है। ये भेद जो है वो कर्म के आधार पर है, कर्म लगा है या नहीं लगा है। इस तरीके से ये दो प्रकार के वाक्य को आप पहचानेंगे। अगला है आपका संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, मतलब जो वाक्य जो क्रिया है उसकी बनावट के आधार पर, जो उस वाक्य में क्रिया लिखी गई है उस क्रिया की संरचना के आधार पर आप पहचानेंगे कि किस प्रकार की क्रिया इस वाक्य में लगी हुई है। ठीक है, जितना आसान ये था उतना आसान ये नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब कैसे भी वाक्य हो उसमें अगर क्रिया लगी हुई है तो उसको आप सामान्य क्रिया कह सकते हैं, जिसमें आप संरचना के आधार पर कुछ भी उसमें भेद नहीं देख रहे हैं तो सामान्य क्रिया होती है। जैसे देखिए सीता गीत, जैसे देखिए सीता गीत गाती है, तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं कर्म, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन नहीं। यदि ये प्रश्न यह बनता है कि संरचना के आधार पर बताइए किस प्रकार का वाक्य है, तो संरचना के आधार पर यदि प्रश्न पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो है सामान्य किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा ये सामान्य क्रिया इसमें लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया की बनावट में किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं, इसलिए संरचना के आधार पर यह जो है वो सामान्य क्रिया मानी जाएगी, लिखी जाएगी, इसका उत्तर ही होगा। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में ऐसा होता है कि दो क्रियाएं हमको दिखती हैं, बात एक ही होती है लेकिन क्रियाएं दो दिखती हैं। ठीक, जैसे रमेश जा चुका है, रमेश जा चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जाना भी क्रिया है और ये चुका भी लगा दिया गया है। ठीक है, हाँ आप लिख सकते थे रमेश गया, तब ये यहाँ पे संयुक्त क्रिया नहीं होती, लेकिन उसी रमेश गया को इस तरीके से संयुक्त रूप से क्रिया बनाकर लिखा गया कि जाना भी लिखा गया और चुका भी लिखा गया, तो यहाँ पे ये संयुक्त क्रिया ये बनावट के आधार पर है। क्रिया के बनावट के आधार पर आपको पहचानना है कि संयुक्त क्रिया इसमें लगी हुई है क्योंकि इसकी बनावट दो क्रियाओं को योग करके लिखा गया है। ठीक, अगला देखिए नामवाचक क्रिया। जैसा कि शब्द से हमें स्पष्ट है कि इसमें ऐसी क्रिया होगी जो किसी चीज का नाम हमें बोध कराएगा। ठीक है ना, जैसे आप समझ लीजिए हाथ है। ठीक है, हाथ ये आप नाम समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति
रंगों का नाम है, ठीक है। तो हाथ से जो क्रिया बनेगी वो बन जाएगी, हाथ से क्रिया बनेगी हथियाना। हथियाना का मतलब होता है किसी हथियाना का, देखिए जैसे हाथ से शब्द बनता है हथियाना। हथियाना का मतलब होता है किसी चीज को जबरन लेना, ठीक है ना, ग्रहण करना, उससे लेना जिसकी इच्छा ना हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके सामान को, वस्तु को ले लेना हथियाना कहलाता है। और ये जो क्रिया लिखी हुई है यह क्रिया हाथ से बनी हुई है जो नाम से संबंधित है, तो नाम से बनी हुई क्रिया होने के कारण यह जो है नामधातु क्रिया है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि ये आपको पहचानने में आसान होगा कि एक ही वाक्य में दो क्रियाएं लिखी होंगी, लेकिन संयुक्त जैसा नहीं रहेगा, उसमें एक क्रिया हुई रहेगी और दूसरी क्रिया चल रही होगी। एक क्रिया कंप्लीट हुई रहेगी, वो पूरी पूर्ण हो चुकी होगी, और दूसरी क्रिया वर्तमान काल में हो रही होगी, तो इसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि रमेश या राधा पढ़कर सो रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका उदाहरण है राधा पढ़कर सो रही है, यहाँ दो क्रियाएं हैं लेकिन संयुक्त जैसी नहीं है। ये पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है यहाँ पे पहले उसने पढ़ लिया, उस कार्य को भी दिखाया है, लेकिन वो भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, और इस समय वहां सो रही है, तो जिसमें पहले वाली क्रिया भी दिखाया जाए और वर्तमान की क्रिया भी दिखाया जाए, ऐसे वाक्य को यदि आपको पहचानना है तो आप उसका नाम देंगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया लगी हुई है, ठीक है। अब लास्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि शब्द से प्रेरणा ना, कि जो कार्य ऐसे वाक्य में होगा उस वाक्य का कर्ता जो होगा वो खुद नहीं करेगा, वो किसी के द्वारा प्रेरित किया गया होगा। उस वाक्य में ऐसा आपको महसूस होगा कि जो काम करने वाला है उसने स्वयं की इच्छा से उस कार्य को नहीं किया, किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद वह कार्य को कर रहा है। जैसे देखिए इसका उदाहरण है मालिक नौकर से पानी भरवाता है। ठीक है ना। यहाँ वाक्य है मालिक नौकर से पानी भरवाता है। यह वाक्य ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कार्य जो करने वाला है वो नौकर है, और नौकर क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं भर रहा है, वह मालिक से प्रेरित होकर के मालिक के प्रेरणा से वह इस कार्य को कर रहा है, अर्थात इस कार्य का श्रेय किसी तीसरे व्यक्ति को जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया है प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जो कर्ता द्वारा स्वेच्छा से ना किया जाए बल्कि किसी दूसरे की प्रेरणा के माध्यम से करवाया जाए, तो ऐसे वाक्य में लगी हुई क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, और इस तरीके से वाक्यों का अभ्यास करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं जिसको पहचान करके और उसकी क्रिया लिख करके आप अपने प्राप्त ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप इसको लिखिएगा अपने नोटबुक में और उसकी क्रिया को पहचान करके सामने उसकी